एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, फॉर्मल होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं, ऑफिशियल होती हैं या रिमाइंडर होती हैं। तो हमारा राइट आंसर है आंसर ए। जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं वो फॉर्मल होती हैं क्योंकि लॉन्ग रिपोर्ट्स में एक स्ट्रक्चर को और एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है और जो इनका टोन और स्टाइल होता है वो भी फॉर्मल होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक डायरेक्शन है, एक रिमाइंडर है या इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो ड्राफ्टिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है किसी भी डॉक्यूमेंट का फर्स्ट वर्जन। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई प्रपोजल लिखते हैं, कोई बिजनेस लेटर लिखते हैं, कोई कोटेशन लिखते हैं, तो जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड में होता है उस कंटेंट से रिलेटेड और देन आप उसको राइट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं या फिर एक फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट वर्जन उसका आप तैयार कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्राफ्टिंग। ठीक है, आप अपने ड्राफ्ट को एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, और देन आप उसको फाइनल ड्राफ्ट करके आप जब उससे सेटिस्फाइड हो जाएं देन आप उसको सेंड कर सकते हैं या फिर उसको फाइनल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कितने तरीके की होती हैं? तो राइट आंसर इज आंसर 2। जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ देयर इज़ नो रिसीवर देयर इज़ नो। अगर रिसीवर नहीं होगा तो इनमें से क्या चीज़ भी नहीं होगी? कम्युनिकेशन नहीं होगा या सेंडर नहीं होगा या मैसेज नहीं होगा या फिर मीडिया नहीं होगा। तो राइट आंसर इज़ आंसर ए। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें 2 लोगों का या 2 पार्टीज़ का होना मैंडेटरी होता है क्योंकि कम्युनिकेशन जो होती है वो 2 वे प्रोसेस होती है और कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है और अगर रिसीवर नहीं होगा देन कम्युनिकेशन नहीं होगी। इसीलिए राइट आंसर इज़ आंसर ए, क्योंकि जो सेंडर होता है जैसा कि ऑप्शन बी में दे रखा है सेंडर, तो सेंडर वो पर्सन हो गया या वो पार्टी हो गई जो कि मैसेज कन्वे कर रही है या इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रही है। ऑप्शन सी मैसेज की अगर हम बात करें तो मैसेज तो इन्फॉर्मेशन हो गया या आइडिया हो गया जो कि कम्युनिकेट होना है। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज़ मीडिया। तो मीडिया इज़ द वे और द मीडियम जिसके थ्रू आपका मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा। सो द राइट आंसर इज आंसर ए। इफ देयर इज नो रिसीवर देन देयर इज नो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस लेटर प्रोड्यूस इमीडिएट इफेक्ट बिकॉज दे आर। जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो तुरंत प्रभाव क्यों डालते हैं? क्योंकि या तो वो इंटरेस्टिंग होते हैं इसलिए, या वो फॉर्मल होते हैं इसलिए, या वो ब्रीफ होते हैं इसलिए, या वो इनफॉर्मल होते हैं इसलिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है कम वर्ड्स में या कम वर्ड्स का यूज़ करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे कन्वे कर रहे हैं। आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को कम वर्ड्स का यूज़ करके कंसाइजली कैसे आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं रिसीवर तक। और जब हमारे बिजनेस लेटर ब्रीफ होंगे या फिर शॉर्ट वर्ड्स में होंगे तो हम उनको जल्दी से समझ पाएंगे और अगर हमारी बिजनेस लेटर शॉर्ट होंगे तो देन वो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे और हम मैसेज को या जो हमारी मैसेज है हम उसको इफ़ेक्टिवली जल्दी से समझ पाएंगे। अब जैसे इसमें ऑप्शन ए दे रखा है इंटरेस्टिंग, तो बिजनेस लेटर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं होते हैं। एंड ऑप्शन बी इज़ फॉर्मल। तो बिजनेस लेटर फॉर्मल होते हैं बट हम ये नहीं कह सकते कि वो इमीडिएट इफ़ेक्ट डालेंगे, यानी कि किसी को भी वो तुरंत प्रभावित कर सकते हैं अगर वो फॉर्मल्स हैं तो। एंड ऑप्शन डी इज़ इनफॉर्मल। तो बिजनेस लेटर्स इनफॉर्मल नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6,
वॉट डज हैप्टिक रेफर्स टू, इनमें से हैप्टिक का मतलब क्या होता है और हैप्टिक किसको रेफर करता है? ऑप्शन ए कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करना। ऑप्शन बी कम्युनिकेशन थ्रू लेटर, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करना। ऑप्शन सी कम्युनिकेशन थ्रू टच, टच के थ्रू या स्पर्श के थ्रू कम्युनिकेट करना। या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स, शब्दों के थ्रू कम्युनिकेट करना। तो हैप्टिक का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू टच, आंसर सी। कम्युनिकेशन हैप्टिक का मीन्स होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं टच करके या स्पर्श करके, तो हम उस कम्युनिकेशन को हैप्टिक का नाम देते हैं और उसको हम हैप्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल हैंडशेक करना, हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, ठीक है। जब हम दूसरे को स्पर्श करके कम्युनिकेट करते हैं तो दैट इज नोन एज हैप्टिक। Our next question is question number 7. Which of the following are not communication skill? Question number 7 is which of the following are not communication skill? इनमें से कौन सा communication skill नहीं है? आंसर A hard skill, आंसर B body language skill, आंसर C speaking skill या आंसर D none of these। तो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज आंसर A। जो हमारे हार्ड स्किल्स होते हैं वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं, जैसे कंप्यूटर स्किल्स हो गए, टेक्निकल स्किल्स हो गए, दीज ऑल आर हार्ड स्किल्स, ओके। बट जो हमारी बॉडी लैंग्वेज स्किल्स होती है वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। लाइक हमारा पोस्चर, हमारा गेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और एंड हमारे स्पीकिंग स्किल्स भी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, क्योंकि हम किस वोकेबलरी का यूज़ कर रहे हैं, किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, हम किस जार्गन का यूज़ कर रहे हैं, और अपनी टोन को हम हाई कर रहे हैं या लो कर रहे हैं, ये सब हमारे स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। बट हार्ड स्किल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इंग्रेडिएंट ऑफ डिस्कशन? इनमें से डिस्कशन का क्या क्या इंग्रेडिएंट है या क्या क्या चीज़ें डिस्कशन में इंक्लूड होती हैं? आंसर ए पर्पस, आंसर बी लीडरशिप, आंसर सी प्लानिंग या आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज आंसर डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो हमारा डिस्कशन होता है उसमें हमारा पर्पस भी होता है। पर्पस लाइक कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो डिस्कशन का पर्पस क्या है? हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, कोई नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, या किसी अनसर्टेनिटी का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। हमारा डिस्कशन करने का पर्पस क्या है, ओके। और डिस्कशन में लीडरशिप भी होती है एंड डिस्कशन में प्लानिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ 4S इज नॉट इंक्लूडेड इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सा 4S हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं? तो द राइट आंसर इज सी, आंसर सी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब हमें करनी होती है तो उसमें कंसाइजनेस भी होती है। कंसाइजनेस का मीन्स क्या होता है कि टू बी शॉर्ट, कि आप अपने मैसेज को, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शॉर्ट वर्ड्स में कहिए या अपने शॉर्ट वर्ड्स में लिखिए, ताकि जो आपका रिसीवर है, जो आपकी ऑडियंस है, वो उसको क्लियरली समझ पाए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में सिंप्लिसिटी भी होती है, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी टोन को, अपनी इन्फॉर्मेशन को सिंपल रखेंगे तो देन योर ऑडियंस विल गेट द मैसेज वेरी क्लियरली। एंड उसमें करेक्टनेस भी होती है। जो आप फैक्ट्स को, जो इन्फॉर्मेशन को आप कन्वे करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस पे, वो करेक्ट होनी चाहिए। करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, करेक्ट टोन का यूज़ होना चाहिए। सो आंसर सी स्ट्रेंथ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में स्ट्रेंथ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। रेड कलर इज द इंडिकेशन ऑफ। जो रेड कलर होता है वो किसको इंडिकेट करता है? एक्साइट्स को, चीयर्स को, कूल्स या डिप्रेसेस? जो रेड कलर होता है वो एक्साइटमेंट को या फिर उत्सुकता को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज एन पार्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस होते हैं वो हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन का कैसा पार्ट है? ऑप्शन ए पार्शियल, ऑप्शन बी
इम्पोर्टेंट, ऑप्शन सी जर्नल या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है। बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को रिटन में या फिर लिखित रूप में एक्सचेंज करते हैं वो हमारा बिजनेस करस्पॉन्डेंस होता है। बेसिकली कोई लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, जिनके थ्रू हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं इन राइटिंग, दैट इज़ नोन एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, जैसे लेटर्स, रिपोर्ट्स। ओके, अब ये हम बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हैं और बिजनेस टू कस्टमर भी कर सकते हैं। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ भी कर सकता है और बिजनेस जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स के साथ भी कर सकते हैं। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। इसका सही आंसर है आंसर बी। जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस होते हैं वो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि जो रिटन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है या आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी कम्युनिकेशन को अगर आप रिटन में कर रहे हैं तो वो आपको फ्यूचर के लिए या भविष्य के लिए एविडेंस देती है और एक प्रूफ की तरह काम करती है। इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस करस्पॉन्डेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच इज़ नॉट डेली रूटीन वर्क इन द गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस में इनमें से क्या चीज़ डेली बेसिस पर या डेली रूटीन में नहीं आती है। ऑप्शन ए रिवाइविंग पोस्ट, ऑप्शन बी शॉर्टिंग नोट, ऑप्शन सी फाइलिंग एंड ऑप्शन डी शॉर्ट नोट राइटिंग। सो द आंसर इज शॉर्ट नोट राइटिंग। शॉर्ट नोट राइटिंग जो होता है वो डेली बेसिस पर या डेली रूटीन में गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। इनमें से क्या रिटन यानी कि लिखित बिजनेस कम्युनिकेशन का फ़ायदा एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन ए इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ऑप्शन सी गुड फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन या ऑप्शन डी लैक ऑफ सीक्रेसी। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी, क्योंकि जो हमारी रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होती है वो उसमें सीक्रेसी नहीं होती है। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल, कोई सेंसिटिव या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और वो प्रोटेक्ट नहीं है प्रॉपरली, लाइक कोई गुप्त इन्फॉर्मेशन है जो कि हर किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करनी है, सिर्फ कुछ अथॉरिटीज़ के साथ या कुछ लोगों के साथ ही हम उसको हम बता सकते हैं, उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारी रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसमें लैक ऑफ सीक्रेसी होती है, यानी कि उसमें हम अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जब हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कोई भी पढ़ सकता है, जिसको हमें भेजनी है वो भी और जिसको नहीं भेजनी है वो भी। तो वहाँ पे सीक्रेट मेंटेन नहीं होता है, हमारी सीक्रेसी जो होती है या जो हमारा सीक्रेट होता है वो टूट जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ मेंशन्ड ऑन द डनिंग लेटर। इनमें से क्या डनिंग लेटर पर मेंशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑर्डिनरी, सेकंड गवर्नमेंट, थर्ड प्राइवेट या नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। अब हमें ये पता करना है कि डनिंग लेटर का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डनिंग लेटर्स वो लेटर्स होते हैं या वो रिटन रिक्वेस्ट होती है, लिखित में रिक्वेस्ट होती है, जब किसी कस्टमर का पेमेंट की जो डेट होती है वो ओवर ड्यू हो जाती है या कोई भी कस्टमर अपनी ड्यू डेट तक कोई पेमेंट नहीं कर पाता है, उसको हम जब रिटन में रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो होती हैं हमारी डनिंग लेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक आपने एक फ़ोन ख़रीदा और उसकी ड्यू डेट तक आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो शॉप होगी, जो कंपनी है, वो आपको एक रिटन में एक रिक्वेस्ट भेजती है कि आप अपने फ़ोन का पेमेंट कर दीजिए, जो आपकी ड्यू डेट है वो निकल चुकी है, अब आप उसका पेमेंट कर दीजिए। तो दैट इज़ नोन एज डनिंग लेटर। और डनिंग लेटर में इनमें से ना ऑर्डिनरी होता है, ना गवर्नमेंट होता है, ना प्राइवेट होता है। तो इसका आंसर है आंसर डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15, जनरली सर्कुलर लेटर इज रिटिन। जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं हमारे, वो जनरली किसको लिखे जाते हैं? इन लार्ज नंबर, यानी कि ज़्यादा ऑडियंस के लिए, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए, इन स्मॉल नंबर या फिर स्मॉल नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए, या फिर समटाइम्स लार्ज एंड समटाइम्स स्मॉल, कभी लार्ज ग्रुप के लिए या फिर कभी स्मॉल ग्रुप के लिए, या ऑप्शन डी है टू अ पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति के लिए। तो जो सही आंसर है वो है इन अ लार्ज नंबर। जो हमारे सर्कुलर्स होते हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को संबोधित करने के लिए, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम सर्कुलर का यूज़ करते हैं। टू अ पर्सन ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे सर्कुलर्स होते हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। एंड इन अ स्मॉल नंबर, तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरली जो हमारे सर्कुलर्स होते हैं वो एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ कोटेशन लेटर। जो कोटेशन लेटर्स होते हैं उनका उद्देश्य या उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्पॉन्स ऑफ इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर, सप्लाई ऑफ ऑर्डर या सेल्स प्रमोशन। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। जो हमारे कोटेशन लेटर्स होते हैं वो हमारे इंक्वायरी लेटर्स का रेस्पॉन्स होते हैं। अब इंक्वायरी लेटर्स कौन से होते हैं? इंक्वायरी लेटर्स वो होते हैं जब हम किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी को ग्रहण करना चाहते हैं, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग जानना चाहते हैं, उसमें मटेरियल्स क्या क्या हैं वो जानना चाहते हैं, तो दैट इज़ इंक्वायरी। लाइक हम उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, और उसका जो हम रेस्पॉन्स देते हैं वो हम देते हैं कोटेशन लेटर से। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय SWOT? SWOT। जो स्वेट एनालिसिस होता है या जो स्वेट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। इनमें से कौन सा फ्लो में नहीं आता है या फिर इनमें से कौन कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं है? Then first option is vertical, second option is horizontal, third option is diagonal and fourth option is non-verbal। तो vertical, horizontal and diagonal ये सभी कम्युनिकेशन के फ्लो होते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, सिमेंटिक प्रॉब्लम रिलेट्स टू। जो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर में एक बैरियर आता है सिमेंटिक बैरियर, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सिमेंटिक बैरियर जो होता है या सिमेंटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं? बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जब आप मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो उससे रिलेट होती हैं, या फिर मीनिंग एसोसिएटेड विद द वर्ड के मीनिंग से रिलेटेड होती हैं, या फिर इंटेंशन ऑफ द स्पीकर के इरादे से रिलेटेड होती है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर बी। जो हमारी सिमेंटिक प्रॉब्लम्स होती है वो रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, के वर्ड्स के मीनिंग से। हम किसी से कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन जो हमारा रिसीवर है वो उसका मीनिंग को गलत इंटरप्रिटेट कर लेता है या गलत समझ लेता है। तो वर्ड्स का जब मीनिंग चेंज हो जाता है तो दैट इज़ नोन एज सिमेंटिक प्रॉब्लम। जब हम वर्ड्स के मीनिंग को बोल तो हम सही रहे हैं लेकिन जो रिसीवर है वो उसको गलत समझ लेता है और वर्ड का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, तो दैट इज़ नोन एज सिमेंटिक प्रॉब्लम। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो किससे रिलेट होती है? पर्सनल बैरियर, सेकेंड इज हेलो इफेक्ट, थर्ड इज इंस्पायरेशन एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमारे पर्सनल बैरियर वो हमारा पर्सनल बैरियर बनती है। अब हमारे पर्सनल बैरियर्स कौन से होते हैं? लैक ऑफ वोकेबलरी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, सिलेक्टिव अटेंशन, पुअर रिटेंशन, फेलियर ऑफ रेस्पॉन्ड, एटीट्यूड, प्रेशर ऑफ टाइम। ये सब हमारे पर्सनल बैरियर्स में आते हैं जो कि कहीं ना कहीं देन हमारी बॉडी लैंग्वेज में शुरू होने लगते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, एक ऑप्शन दे रखा है हेलो इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि हेलो इफेक्ट का मतलब क्या होता है।
हेलो इफ़ेक्ट मीन्स कि जब आप किसी पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब आप एक कमी की वजह से उसके बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं या अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि अगर उसमें एक कमी है तो देन आप उस पूरे को ही गलत ठहरा देते हैं, रेदर देन कि आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें या उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप उस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखें। आप ऐसा नहीं करते हैं और आप केवल एक ही कमी के लिए उस पूरे इंसान को या पूरी किसी चीज़ को आप जज कर लेते हैं। दैट इज़ नोन एज हेलो इफेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आंसर ए, पर्सनल बैरियर। जो भी आपके पर्सनल बैरियर्स होते हैं देन वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है वो क्या करता है? सेव्स टाइम्स, वो टाइम को बचाता है। कैन बी रिटायर्ड ईजिली, ऑप्शन सी क्विक, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है वो हमारे टाइम को भी बचाता है और हम दोबारा से उसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और वो क्विक भी होता है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मेल में आती हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। टेक्स्ट मैसेज इज, टेक्स्ट मैसेज क्या होता है? अ इंस्टेंट मैसेज, एक तुरंत भेजा गया, एक तुरंत संदेश जो तुरंत भेजा जा सकता है। अ वर्ड मैसेज, एक ऐसा मैसेज या ऐसा संदेश जिसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। या फिर ऑप्शन सी मोबाइल मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो आप मोबाइल से भेज सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा टेक्स्ट मैसेज होता है वो इन तीनों में सभी होता है। टेक्स्ट मैसेज जो हम अपनी चैट्स पर भेजते हैं दैट इज़ विद द यूज़ ऑफ फ़ोन, अपने फ़ोन का यूज़ करके, दैट इज़ नोन एज टेक्स्ट मैसेज। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज की कितनी फॉर्म्स होती हैं? तो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी 7। जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो 7 फॉर्म्स में होती है, जिसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, पोस्चर, टच, साइलेंस एंड प्रॉक्सिमिक्स आता है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। प्रॉक्सिमिक्सिटी इज रिलेटेड विद, जो प्रॉक्सिमिक्सिटी होती है वो किससे रिलेट करती है? ऑप्शन ए स्पेस लैंग्वेज, ऑप्शन बी टाइम लैंग्वेज, ऑप्शन सी साइन लैंग्वेज, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारी प्रॉक्सिमिक्सिटी जो प्रॉक्सिमिक्स होती है वो रिलेटेड टू स्पेस होती है, यानी कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं तो जो हमारा स्पेस है या जो जगह, हम जगह का किस तरीके से यूज़ करते हैं, कितनी डिस्टेंस से हम कम्युनिकेट करते हैं। सो प्रॉक्सिमिक्सिटी इज रिलेटेड टू द स्पेस लैंग्वेज, जो आपका फिजिकल स्पेस है आप उसको कम्युनिकेशन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए साइन को, ऑप्शन बी सिग्नल्स को, ऑप्शन सी इंडिकेशंस को, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम साइन के थ्रू भी करते हैं, सिग्नल्स के थ्रू भी करते हैं, इंडिकेशंस के थ्रू भी करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू।